लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहा निरंतर खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है। एलडीसी भर्ती में 21% के बजाय मात्र 15% आरक्षण देना युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चतुर्थ श्रेणी, वनपाल और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में भी इसी तरह नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्गों के साथ सुनियोजित अन्याय किया गया है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार रोस्टर की आड़ में युवाओं के हक छीनना बंद करे। मुख्यमंत्री तत्काल दखल देकर आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करें और युवाओं को न्याय दें। क्विक कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट डिलीवरी के दावे हटाने के सरकार के निर्देश को आप पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि यह डिलीवरी बॉयज की सामूहिक आवाज की वजह से संभव हुआ है। राघव ने केंद्र सरकार को बधाई दी और कहा कि हम बिजनेस व इनोवेशन के समर्थक हैं, लेकिन शोषण के नहीं। आज देश के गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उन सब के लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हां, ये आप सबके एफर्ट से और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। 10 मिनट में डिलीवरी का जो जुल्म है ये वास्तव में बहुत रियल है। जब डिलीवरी राइडर की यूनिफॉर्म पर, उसकी टी शर्ट जैकेट पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस छपा हो, या उसके बैकपैक पर 10 मिनट में डिलीवरी का वादा लिखा हो, साथ ही साथ कस्टमर के मोबाइल स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो, तो ये 10। ईरान में बिगड़ती स्थिति के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय और तेहरान में भारतीय दूतावास के छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों और पर्यटकों समेत सभी भारतीयों से कहा है कि वे कॉमर्शियल फ्लाइट से ईरान से निकलें। नागरिकों को विरोध प्रदर्शनों, धरनों और सार्वजनिक जमावड़ों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों और दमन के लिए खमैनी के पोते हसन खमैनी ने देश के बाहर से संचालित एक संगठित नेटवर्क को जिम्मेदार बताया है। हसन खमैनी ने कहा है कि हालिया घटनाओं में सिर कलम करना, लोगों को जिंदा जलाना, अस्पतालों, स्कूलों और घरों को नुकसान पहुंचाना जैसी क्रूर घटनाएं देखी गई हैं जो ईरान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने दावा किया है कि यह हिंसा सड़कों के जरिए पड़ोसी देशों से ईरान में घुसी है। اصل این شروع داستان از سفر آقای نتانیاهو به امریکا شروع میشه. تا روز 10 اعتراضات بسیار مدنی است، تا روز 10 دی، و بعد ما شاهد یه خشونتی هستیم که اصلا در ذائقه مردم ایران نیست. شما حتی دعواهای خیابونی مردم به صورت عادی هم با هم این مقدار خشن نیست. اصلا ما ملت خشنی نیستیم. خیلی از کشورهای منطقه، نه حالا اسم نمیخوام بیارن، خشنن. ما اصلا یه همچین خشونتی رو در خودمون سراغ نداریم. ببینید اینکه 4 نفر رو، اینها دیگه آمارهاییه که مسلمه، من اگر برام یقین نبود نقل نمی‌کردم. 4 نفر رو سر ببرند. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति को बड़ी सफलता बताते हुए दावा किया है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट अब तक का सबसे ज्यादा था, जिसमें हर साल $1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा है कि कुछ ही महीनों में टैरिफ से होने वाली आय से हमने उस बड़े ट्रेड डेफिसिट को बहुत कम कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि स्टॉक मार्केट अब इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। But we'll talk about that. Under Biden, we had the highest trade deficit ever recorded, losing more than $1 trillion every single year. How about that? It was killing Michigan, and everywhere else in our country was being absolutely destroyed.
but in a matter of months, largely because of tariff income and the election result, we've slashed that gaping trade deficit by, in a short period of time, 62, it just came out, 62%. People are stunned. The fake news back there, look at those cameras rocking and rolling. No, the fake news back there is, they're very upset about it, actually, but they're stunned. They can't believe it. We cut our trade deficit in actually 10 months was when the number came out. We cut it by 62%. It's going to go better than that now. The stock market is now the highest in history since the election. We've set all of those records, and I think an all-time record that's so important to me because so many people have them is boosting 401ks and retirement accounts for millions and millions of Americans, people that are in the police departments, the fire departments, people that are construction workers. A policeman came up to me recently, a nice guy guarding me. He's a perfect guy to guard me. He was a massive guy, big, strong guy. He said, "Sir, you made me look so good in front of my wife. My wife thought I was a horrible investor because every time I invested, we lost money. And we have a 401k, and I'm up like 85%. She thinks I'm Warren Buffett. She thinks I'm brilliant. She's now calling me brilliant. It makes my life much easier. I love my wife much more now. She calls me brilliant every time." I said, "Don't worry, you're going to do even better for the next 3 years." But one of the biggest reasons for this unbelievable success has been our historic use of tariffs. There was the tariff that made America strong and powerful in past generations, and then we got off it and we went to the income tax. ट्रंप ने डेट्रॉइट में दिए भाषण में सभी विदेशी ऑटोमोबाइल्स पर 25% टैरिफ लगाने की भी जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इस टैरिफ नीति के कारण अमेरिकी ऑटो फैक्ट्रियों में अब $70 अरब से ज्यादा का नया निवेश हो रहा है और इस पैसे का बड़ा हिस्सा दुनिया की कार कैपिटल डेट्रॉइट में आ रहा है। ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों को सफल बताया और कहा है कि टैरिफ से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। But just as I promised you that I've imposed a 25% tariff on all foreign automobiles, I'm standing up for the American auto worker like no president has ever stood up before. You know, those tariffs are keeping the foreign auto workers. Now, if they want to come in and build a plant and hire you and hire your friends and your neighbors, that's great. I love that. Let China come in, let Japan come in. They are. And they'll be building plants, but they're using our labor. U.S. auto factories are now seeing more than $70 billion of new investment. Think of that. They were leaving. They were all going. They were going in the opposite direction. Now they're pouring back. It's the greatest. Nobody's ever seen anything like it. And much of that money is coming right here to the car-making capital of the world, Detroit. You lost, so many places. गृहमंत्री अमित शाह ने BSL-4 लैब को लेकर कहा है कि इससे हमारी विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी और जांच में भी तेजी आएगी। यह लैब उच्च सुरक्षा स्तर वाली है जो सबसे घातक वायरसों की जांच कर सकेगी। शाह ने कहा है कि सरकार की इस पहल से देश में बायो सुरक्षा मजबूत होगी। एक अध्ययन है कि 60 से 70% नई बीमारियां पशु से होकर इंसान तक पहुंचती है। इसलिए भारत सरकार ने वन हेल्थ मिशन से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। यही कार्यक्रम का एक अगला स्टेज है। अब हमारे वैज्ञानिकों को खतरनाक वायरस के सैंपल जांचने के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्वाभाविक है विदेश पर निर्भर नहीं रहेंगे तो इसकी जांच में तेजी भी आएगी और हम आत्मनिर्भर भी होंगे। मैं गुजरात की बात करूं तो हमने चांदीपुरा वायरस और लंपी स्किन डिसीज का प्रकोप हमने देखा है। ये बीमारियों ने एक प्रकार से हमें चेतावनी दी है कि BSL-3 से भी उच्च स्तरीय सुविधाओं की सख्त जरूरत है। आज ये BSL-4 लैब वो सभी सुविधाओं की पूर्ति करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है और आनंद भी है। ये काम चलाऊ टेम्पररी सुरक्षा हमारा लक्ष्य नहीं है।
हम एक प्रकार से रिसर्च बेस्ड परमानेंट सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए ये लैब हमारी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, इसका मुझे विश्वास है। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर अपने घर में दही चूड़ा भोज किया। उन्होंने कहा है कि उनके पिता लालू यादव आए और आशीर्वाद दिया। तेजस्वी को लेकर तेज प्रताप ने कहा है कि मैंने उन्हें भी निमंत्रण भेजा, वो थोड़ा लेट उठते हैं। आ रहे हैं, पिताजी आगे आशीर्वाद दिए, गवर्नर साहब आए वो भी आशीर्वाद दिए, पिताजी आए हुए थे आशीर्वाद दिए उन्होंने, गवर्नर साहब भी आए उन्होंने अभी आशीर्वाद दिया। तब बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे, और उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा लगेगा। हमने न्योता भेज दिया है, हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। अशोक चौधरी जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल का त्योहार मनाया। इस मौके पर बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा है कि पीएम मोदी अंतिम संस्कृति के प्रशंसक हैं। Honorable Prime Minister also greeted all the Tamil people who live in Delhi and a lot of invitees who came all from Tamil Nadu. As the Honorable Prime Minister mentioned in his speech also, like Pongal has become a global festival, Tamilians across the globe they celebrate, and PM said he is also one of the fan of Tamil culture, so he chose to participate and celebrate here. And what is more heartening is the Prime Minister's house is open to all cultures. Christmas gets celebrated in his house. PM goes to different ministers' house in Delhi, celebrates all their traditional state festivals. That gives a lot of message to the Gen Z and the young people also. India is binded by culture, and the more we celebrate our culture, it brings a sense of togetherness. And this kind of festival doesn't mean that Pongal means only Tamilians come here. It is also the day of Sankranti. It is also the day of a lot of different people in our country they celebrate. So it brings a sense of togetherness to all. He mentioned about Ek Bharat, Taste Bharat, all this festival celebration, it binds our nation together. So that gives us immense happiness, sir. Mr. Mr. Stalin has said that it's not a Pongal is not a Hindu festival. It's not there's no religion in it. Is it true? Sir, anybody who sees a Pongal where we celebrate in Pongal, all the Panchabhutas, the fire, water, air, sand, if all the Panchabhutas we celebrate. And Stalin has to understand Hindu is a way of life, and Pongal from time immemorial is a way of life. And when Stalin chooses to see religion within a very closed doctrine, a closed border, then he's sadly mistaken. Hindu religion itself is a celebration of way of life, and that is why Pongal, it denotes this particular. हाईकोर्ट द्वारा टीएमसी की याचिका खारिज करने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि यह फैसला टीएमसी के दावे को नैतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टिकोण से गलत साबित करता है। आईपैक पर छापेमारी के मामले में टीएमसी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। त्रिवेदी ने कहा है कि यह टीएमसी की राजनीतिक चालबाजी को उजागर करता है। संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था, परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी यह पूछना चाहती है कि ममता जी कृपया ये बताइए कि भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। यदि आपका यह कहना सही है कि आपकी पार्टी की सारी स्ट्रेटजी एक निजी संस्थान के पास थी, इसका अर्थ यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि उसके समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता नाकारा हैं और वह रणनीति बनाने में पूर्णतः अक्षम है। दूसरा विषय, यदि उसके बाद भी उनको यह लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। तीसरा बिंदु, ममता जी ने वहां से फाइल उठाने के लिए अपने किसी निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल।